चेक पॉइंट 2 के भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो इससे रिलेटेड है, क्या कहते हैं, जीएम मीन से, एएम जीएम से रिलेटेड हो पाए आप लोगों से? ठीक है। चेक पॉइंट 3 के क्वेश्चंस दिए थे जो एजीएम से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट क्या, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया? किसी ने ट्राई किया? कोई डाउट? सब में डाउट है? क्वेश्चन 10 में डाउट है? क्वेश्चन 8 में, 9 में? अच्छा, एक्चुअली 8 तो मैंने कहा था कि मैं अलग से कराऊंगा, 9, 10 दोनों में डाउट है, राइट? ठीक है, मैं काम करूंगा, आपको मैं इनिशिएट करके दूंगा कि कैसे करना है, उसके बाद आप खुद से खत्म कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज वन प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। ठीक है, ऊपर के जो टर्म्स है ये सारे एपी में, नीचे के जो टर्म्स है इनका कॉमन रेशियो 1/5 दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, हमें क्या निकालना है? सम टिल n टर्म्स। सम टिल n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? ओह, इसका फॉर्मूला नहीं होता, सॉरी, वैसे करना होता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि हमें nth टर्म निकालना होगा, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, तो ऐसा होगा मेरा 1, 4/5, 7/5 स्क्वायर, 10/5 क्यूब। इसका nth टर्म क्या होगा? AP का A यानी 1 प्लस n-1, n-1 आएगा। D कितना है? 1, 4, 7, 10, 3 का डिफरेंस है। ओके, इनटू क्या होता है? r टू द पावर n-1। r कितना है? 1/5। ठीक है, यहां तक डाउट है किसी को? ये समझ आया कैसे मैंने nth टर्म लिखा? ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा? Sn में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉमन रेशियो कितना है? 1/5। ठीक है, यहाँ पे डाउट है किसी को? 1/5 मल्टीप्लाई किया तो ये Sn/5 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म से मैं 1/5 मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, सेकेंड टर्म के नीचे लिखूंगा, बस प्लेसमेंट अलग करो, स्टेटमेंट वही है। ठीक है, सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 तो क्या होगा? 4/5 स्क्वायर, फिर 7/5 क्यूब। इस तरह से जो मेरा लास्ट टर्म होगा, यानी जो nth टर्म है, उसमें भी 1/5 मल्टीप्लाई होगा, राइट? ठीक है, तो वो टर्म क्या बन जाएगा? 1 प्लस n-1, 3, 1/5 रेज टू द पावर n। n क्यों होगा? क्योंकि मैंने एक और 1/5 मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसके साथ 1/5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बेसिकली रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 1 ऐड होके -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और n ही बचेगा। ये समझ आएगा इसका nth टर्म कैसा है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा आपस में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 4/5 Sn 1 - 1/5। ठीक है, अगला क्या करेंगे ना, इसका कोई पेयरिंग होगा नहीं, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। अगला स्टेप होगा, इन दोनों का पेयरिंग हो जाएगा। 4/5 - 1/5 क्या बनेगा? 3/5। ठीक है, अगला क्या बनेगा? 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर क्या बनेगा? 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अभी देखिए, इसका जो nth टर्म है इसका भी ऐसे ही पेयरिंग होगा और ये बनेगा इसके n-1 टर्म के साथ। इसका n-1 टर्म क्या होगा? देखिए, 1 प्लस n-2, थ्री रेज टू द पावर 1/5 टू द पावर n-1। ये इसका जो लास्ट टर्म है ना, इसका सेकेंड लास्ट टर्म है। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का लास्ट टर्म और सेकेंड इक्वेशन का, नहीं मैं कुछ गलत करूँ शायद, नहीं गलत नहीं करो, सही करो। इन दोनों का पेयरिंग होगा, इसके सेकेंड लास्ट टर्म का पेयरिंग होगा।
ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? इन दोनों का पेयरिंग होगा, इन दोनों का पेयरिंग होगा तो देखिए ये तो कॉमन रह जाएगा 1/5 रेज टू द पावर n-1, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। अंदर क्या बचेगा? 1 1 माइनस हो जाएगा, ये होगा शायद 3 होगा। देखिए कैसे होगा, 1 + 3n-3 और ये माइनस करेंगे -3 माइनस 3n + 6, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है देखिए, ये सॉरी ये 1 होगा, ये -3 नहीं होगा, ये 1 होगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ 3 बचेगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का लास्ट टर्म और सेकंड इक्वेशन का सेकंड लास्ट टर्म। ठीक है, बट सेकंड इक्वेशन का जो लास्ट टर्म है ना वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा नीचे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म ऐसे आ गया, सेकंड इक्वेशन का लास्ट टर्म ऐसे ही नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जो बीच के टर्म्स है ना, दे फॉर्म अ जीपी, हमेशा जीपी फॉर्म होगा, और ये जीपी का जो फर्स्ट टर्म है ये 3.5 है और कॉमन रेशियो जो है 1/5 है। ठीक है, इस जीपी में टर्म्स कितने होंगे, लेकिन इस जीपी में n टर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि n-1 टर्म्स आएंगे इसमें। क्योंकि अगर आप ये देखें ना कि हमने एक टर्म छोड़ दिया था, उसके बाद हमने जीपी फॉर्म किया था, फर्स्ट इक्वेशन का पहला टर्म छोड़ दिया था, उसके बाद जीपी फॉर्म किया था, इसलिए n टर्म्स की जगह n-1 टर्म्स आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो आगे क्या होगा, 4/5 Sn = 1 प्लस ये जीपी फॉर्म करूंगा तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इज 3/5 1/5 टू द पावर r, r मेरा है इसमें n-1 डिवाइडेड बाय 1/5 -1 और प्लस ये लास्ट टर्म ऐसे का ऐसे ही आ रहा है 1 + n-1 3 1/5 टू द पावर n। समझ आइए क्या किया मैंने? ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन सी है, अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन सी में क्या हो रहा है ना, ये 4/5 को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5/4 करके, तो यहाँ से हट रहा है, ये 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 5/4 हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ऊपर 4 आएगा, ऊपर 5 चला जाएगा, 15/16 दैट इज करेक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना फर्दर तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसमें और कुछ रहा नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन रहा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 पे डाउट है किसी को? क्वेश्चन 10 में डाउट है? द सम ऑफ सीरीज 3/2 - 5/6 + 7/18 - 9/54 इंफिनिटी तक। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म सॉरी इसमें एजीपी कैसे पता चला, 3 5 7 9 दो का जंप हो रहा है। ठीक है, और कॉमन रेशियो कैसे पता चलेगा वो देखिए, एक बार मैंने एपी हटा दिया तो -1/6 डिवाइडेड बाय 1/2, इसका जो कॉमन रेशियो टर्म है, सॉरी जीपी का टर्म है, और इसका जो जीपी का टर्म है उससे मुझे कॉमन रेशियो मिल रहा है -1/3। ठीक है, ये समझ आया कॉमन रेशियो -1/3 कैसे आया? ओके, फिर अपना स्टैंडर्ड है जो अप्रोच रहेगा, s टिल इंफिनिटी मेरा कितना आएगा, फर्स्ट लाइन को ऐसे ही लिख दूंगा, इंफिनिटी तक। ठीक है, फिर इसका कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 s इंफिनिटी। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म जो है मेरा, इससे मैं -1/3 मल्टीप्लाई करूंगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कुछ नहीं लिखने वाला, इससे मैंने -1/3 मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, -3/6, ये हो जाएगा +5/18 -7/54।
ठीक है, 7/18 से -1/3 मल्टीप्लाई किया तो -7/54 है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन से आंसर क्या आएगा, ये प्लस हो रहा है तो 1 + 1/3 4/3 s इंफिनिटी। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऐसे के ऐसे ही उधर गया 3/2। सेकेंड टर्म में क्या होगा देखिए, इन दोनों का समेशन में नेगेटिव आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये नेगेटिव को मैं बाहर ले रहा हूं और ये हो जाएगा 2/6। 2/6 हो गया। अगला मेरा आ रहा है पॉजिटिव, 7 से 5 माइनस किया तो 2 आ गया पॉजिटिव में, लेकिन मैंने नेगेटिव बाहर लिया हुआ है तो ये 2/18 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला मेरा है, देखो, हाँ राइट, नेगेटिव 2/18, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव बाहर लिया तो नेगेटिव रह जाएगा। यहाँ पे आंसर आ रहा है, ये प्लस में है, ये माइनस में, यानी माइनस में आ रहा है -2/54, लेकिन मैंने ऑलरेडी माइनस कॉमन लिया बाहर तो ये +2/54 हो जाएगा, फिर ऐसे इंफिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा। 3/2 माइनस, इसमें इंफिनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 इज <1 तो हम इंफिनिटी का समेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं जीपी का। ए मेरा है इसका 2/6/1 माइनस आर क्या है, -1/3। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए, 15/16 आंसर है इसका। बोलो बोलो, क्या कैसे आया? नहीं, ये मेरी हैंडराइटिंग है, इक्वल टू है। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 भी कर लेते हैं। हो गया? ओके, क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के ना क्वेश्चंस आते हैं हमारे पीवाईक्यूज में भी, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 1² + 2² x + 3² x² + 4² x³ इंफिनिटी तक। ठीक है, इसका समेशन निकालना है। इसको अगर मैं s इंफिनिटी ले लेता हूं तो इसका समेशन निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए हमें हल्का सा आइडिया तो लग रहा है कि हाँ ये x² x³ होता जा रहा है, दैट मीन्स एक जीपी तो प्रेजेंट है इस सीरीज में। लेकिन जब मैं एपी ढूंढने जाता हूं ना तो मुझे 1 2 3 4 स्ट्रेट नहीं मिलता, उनका स्क्वायर मिलता है। राइट, उनका स्क्वायर मिलने से इशू क्या हो रहा है ना, 1² इज 1, 2² इज 4, 3² इज 9, 4² इज 16। ये जो टर्म्स है ना, ये जीपी में, एपी में नहीं है। ये समझ आ रही है मेरी बात? दे आर नॉट इन एपी। तो इसमें इशू क्या आता है ना, जब ऐसे सीरीज मिलता है जहां पे एक टर्म तो जीपी में है लेकिन दूसरा टर्म एपी में नहीं है एग्जैक्टली, बट क्योंकि ये स्क्वायर में इसलिए एपी में नहीं है, लेकिन स्क्वायर नहीं होता तो एपी में होता। तो देयर इज अ रिजेम्बलेंस बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इन एपी। तो ऐसे सम में क्या करना है ना, हमें वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम एजीपी के बाकी प्रोसेस में करते हैं, कि हम कॉमन रेशियो निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, वही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, चेंज क्या होगा इस बार कि हमें ये वाला प्रोसेस 2 बार फॉलो करना होगा इंस्टेड ऑफ 1 टाइम। क्यों? जब हम फर्स्ट टाइम फॉलो करेंगे ना, उसके बाद ये एजीपी बन जाएगा। फर्स्ट टाइम फॉलो करने के बाद वो प्रोसेस एजीपी बनेगा, उसके बाद वो स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम फॉलो करने से क्या हुआ, मैंने 1/x s इंफिनिटी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कॉमन रेशियो x है, कॉमन रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या किया, इस टर्म के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा मैंने, इस टर्म के अगेंस्ट क्या हो जाएगा 1x², ओ सॉरी 1x, इससे मैंने x मल्टीप्लाई किया तो 1² x। ठीक है, फिर मैं इससे x मल्टीप्लाई करूंगा, इससे x मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखूंगा 2² x²। समझ आ रहा है? उसके बाद इससे x मल्टीप्लाई करूंगा और अगले टर्म के नीचे लिखूंगा 3² x³। ठीक है, आई सब्ट्रैक्ट इट नाउ।
स्टैंडर्ड जो हमारा प्रोसेस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये बनेगा देखिए एस इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स। इज दैट ओके? अगला टर्म बनेगा, ये टर्म तो ऐसे ही उतर आएगा 1 स्क्वायर। अगला टर्म देखिए क्या बनेगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नहीं ठीक है, 3 लिख देते हैं। 4 minus 1 3x, this is 9 minus 4 5 या 3x। अगला बनेगा 9 minus 4 5, ये x स्क्वायर नहीं, ये x है, ये 5x स्क्वायर है। ये क्या बनेगा 16 माइनस कितना होता है 7 इंफिनिटी। अब देखिए ये जो मेरा नया बना है, क्या ये एजीपी है? 1 स्क्वायर इज 1, 1 से 3 गया 2 का डिफरेंस, 3 से 5 गया 2 का डिफरेंस, 7 गया 2 का डिफरेंस। ठीक है, ये एपी है और इसका जो कॉमन रेशियो है x स्क्वायर x क्यूब। ठीक है, ये एजीपी बन गया। क्या आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मल उसमें क्या करेंगे, फिर से कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और स्टेटमेंट आ जाएगा, s इंफिनिटी x टाइम 1 माइनस एक्स हो जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस एक्स प्रेजेंट है, उसमें x मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं क्या x मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये टर्म तो ऐसे के ऐसे ही आ गया, मेरा 1 लिखा हूं इसको भी। ठीक है, इसमें x मल्टीप्लाई किया तो 1 टाइम x इधर आ गया, इसमें x मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम x स्क्वायर आ गया, इसमें x मल्टीप्लाई किया तो 5 टाइम्स x क्यूब आ गया। ठीक है, सॉरी ये जो मैंने 1 उतारा है यहाँ पे नहीं उतरेगा, सब्ट्रैक्शन के टाइम उतरेगा। समझ आया क्या किया मैंने? अब यहां से जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया ना, ये एजीपी का प्रोसेस है। इसके पहले वाला जो स्टेप था, जो कि सेम स्टेप था, वो एजीपी क्रिएशन के लिए स्टेप था पहले, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड एजीपी के फॉर्म में नहीं था। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 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 सब कुछ। ये अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो देखिए क्या होगा, ध्यान से 1 माइनस एक्स तो ऐसे ही ऊपर से आएगा, इसमें आ जाएगा, इसका मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये वाला 1 ऐसे ही उतर गया, ये माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये माइनस होके क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x क्यूब। ठीक है, अच्छा ये वाला टर्म क्या बन गया, देखिए 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर बना। क्या ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स मिलकर माइनस 2x बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसको आप जैसे सॉल्व करते हैं इंफिनिटी वाला, वैसे सॉल्व कीजिए, इसको नीचे ले जाइए, सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन करना है घर पे, ये जीपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसका आंसर पार्ट ए होगा। ठीक है, डाउट है किसी को? आई एम नॉट टेकिंग इट टू द फिनिशिंग पॉइंट, आई एम अज्यूमिंग आप फिनिश कर लोगे खुद, क्योंकि जो एजीपी का पार्ट था वो मैंने कर दिया। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है अलजेब्रा में। ठीक है, इसके अलावा मैंने कल 4 क्वेश्चंस दिए थे एएमजीएम के, वो अटेम्प्ट किया किसी ने? हुआ है? ठीक है, लास्ट वाला मतलब पीवाईक्यू से। ठीक है, हाँ बोलिए क्या डाउट है? चेक पॉइंट 3। ठीक है, पीपीटी खोलने से पहले जो चेक पॉइंट 3 या पीवाईक्यू से डाउट है किसी को? या अटेम्प्ट ही नहीं किया? देखो भाई, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है करवाने का, मुझे आगे मूव करना है। ठीक है, सो अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो प्लीज अटेम्प्ट कीजिए, डाउट है तो पूछिए। यू हैव अ डाउट इन पीवाईक्यू क्वेश्चन, राइट? पेज नंबर बताइए। हाँ मिल गया मुझे, 288 क्वेश्चन 32। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 पेज 288 पीवाईक्यू है। ठीक है, अगेन इसमें मैं स्टेप्स बताऊंगा, एंड तक मैं नहीं ले जाके जाऊंगा, एंड तक आपको खुद ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन सेज इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है a1 a2 a3 इस तरह से, इंफिनिटी तक है या n तक है ऐसे लिखा नहीं अभी तक कुछ।
विद a1 एज 1/8, a1 की वैल्यू भी दे दी इन्होंने 1/8, एंड a2 इज नॉट इक्वल टू a1। ठीक है, मतलब इनका जो कॉमन रेशियो है ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब कॉमन रेशियो 1 नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा, तभी वो बराबर नहीं है। इज अर्थमेटिक मीन टू द नेक्स्ट टू टर्म्स इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ईच टर्म, एक एक टर्म इज अर्थमेटिक मीन टू नेक्स्ट टू टर्म्स। अच्छा, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन, अर्थमेटिक मीन का मतलब पता है आप लोगों को? अर्थमेटिक मीन ये जरूरी नहीं है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही लगे, किसी भी नंबर सेट्स पे लग सकता है, किसी भी पेयर ऑफ नंबर्स या 3 नंबर्स पे लग सकता है। अर्थमेटिक मीन एक बस फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि उस फॉर्मूला में जो नंबर्स गिवन है जिसके ऊपर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है वो एपी में हो, किसी भी नंबर का अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अर्थमेटिक मीन मीन्स a1 प्लस a2 अपॉन 2, दैट्स इट। इससे अलावा मतलब इसमें a1 a2 AP में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम इंसर्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन, इफ यू रिमेंबर, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के टाइम हमारा पूरा सीरीज AP में होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालते हुए जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर AP में। ठीक है, अब नाउ रिटर्निंग टू द क्वेश्चन, इफ ईच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका एक एक टर्म विद a1 इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब अगले दो टर्म का अर्थमेटिक मीन है। दैट मीन्स a1 वुड बी इक्वल टू a2 प्लस a3 अपॉन 2। a1 जो टर्म है अपने अगले दो टर्म का अर्थमेटिक मीन है। समझ आया क्वेश्चन क्या गिवन है? फिर से रिपीट करता हूं, इफ ईच टर्म ऑफ द जीपी इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। समझ आ गया? ठीक है, अभी देखिए मैंने तो a1 a2 a3 से लिखा है, बट ऐसे लिख नहीं सकते, हमें एक जेनरिक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर मैं जेनरिक लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, an इज इक्वल टू an प्लस 1 an प्लस 2/2। ये इसका जेनरिक फॉर्म है कि अगर nth टर्म है उसके अगले दो टर्म्स का ये अर्थमेटिक मीन होगा। ये समझ आया क्या लिखा है मैंने? ठीक है, अभी क्वेश्चन है, एंड Sn इज इक्वल टू, Sn भी गिवन है, a1 प्लस a2 टिल an। हमें निकालना है S20 माइनस S18, S20 माइनस S18 निकालना। क्वेश्चन समझ आया ना क्या हुआ? अच्छा, मुझे Sn गिवन है, तो अगर मैं Sn की जगह S20 कर दूं तो ये कहां तक का सम होगा? a1 प्लस a2 अप टिल 20 तक, और S18 किया तो यही होगा 18 तक, राइट? और मुझे अगर उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या बचेगा? देखिए सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ दो ही टर्म बचेंगे ऊपर वाले इक्वेशन के, a19 प्लस a20। ये समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि a18 तक ऊपर वाले इक्वेशन के साथ सारे कैंसिल हो जाएंगे। S20 is a1 plus a2 plus a3 till a20, S18 is a1 plus a2 till a18। अब दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया, ये क्या है, तो इस टर्म में क्या बचेगा? a19 प्लस a20। ये समझ आया? नहीं समझ आया? ओके, इसमें कोई डाउट है? तो एसेंशियली मुझे a19 और a20 निकालना और उसका सम बता देना, करेक्ट? हमें सॉल्व क्या करना है, अब समझ आया? अब सॉल्व करते हैं। अभी मुझे a1 यानी a की वैल्यू गिवन है, हमें फिर क्या निकालना होगा? अगर ये जीपी में है तो, जीपी में है ना, हाँ, r निकालना होगा, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो r में अज्यूम करता हूँ, r की वैल्यू निकालता हूँ, यहां पे मैं फॉर्मूला डालता हूं, तो an क्या होगा? ar टू द पावर n माइनस 1, इज दैट ओके? an प्लस 1 क्या होगा? ar टू द पावर n प्लस an प्लस 2 क्या होगा? ar टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये जो मैंने फॉर्मूला डाला, इसमें किसी को डाउट है बताइए? किसी को डाउट नहीं है? पक्का? ओके, अब देखिए आगे। अच्छा, ऊपर से मैं तीनों का a कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ क्या? न्यूमरेटर से a कॉमन लिया और इधर ऑलरेडी a है, आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 2 को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ r रेज टू द पावर n माइनस 1, r टू द पावर n प्लस r टू द पावर n प्लस 1। समझ आया? ओके, ये r टू द पावर माइनस 1 को क्या मैं r टू द पावर n अपॉन r लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस 1 था। ये स्टेप समझ आया?
ओके, यहां पे जो +1 है, क्या मैं इसको अलग से r करके लिख सकता हूं? इसमें डाउट है किसी को? ओके, तो इसका r टू द पावर n, इसका r टू द पावर n, इसका r टू द पावर n, इसको मैं कॉमन ले सकता हूं RHS में और इसके साथ कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, सो अगला स्टेप में इधर लिख रहा हूं, देखिए अगला स्टेप होगा 2/r इक्वल टू 1 + r, ये बचेगा। ये कैसे बचा समझ आया? क्योंकि LHS का r टू द पावर n और RHS का r टू द पावर n मैंने कैंसिल कर दिया आपस में। इसको सॉल्व करता हूं, 2 = r + r² प्लस r माइनस 2 = 0, यानी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा ताकि -2 आए, तो +2 -1, सो r हो गया r + 2 -1 लिया, r + 2, यानी r की वैल्यू हो गई 1 एंड -2, ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसमें ना मैं 1 की वैल्यू नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है कि ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड a1 = 1/8 एंड a2 इज नॉट इक्वल टू a1, ये टर्म भी गिवन है, राइट? ये दोनों बराबर नहीं है, a2 और a1 बराबर नहीं है, ये भी गिवन है। अगर मैंने r1 ले लिया तो a2 a1 बराबर हो जाएंगे, कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज कि मैं सिर्फ -2 ही लिख सकता हूँ r को। ठीक है, अगर मैंने r को -2 लिया तो क्या अब मैं ये वाला टर्म फॉर्म कर सकता हूं, a19 + a20? चलो कर ही देता हूं, इतना कर ही दिया। तो a मेरा क्या है? 1/8, a19 होगा मेरा ar टू द पावर 18 और ये होगा ar टू द पावर 19। ठीक है, a मेरा 1/8 है, 1/8 इंटू r टू द पावर 18, r है मेरा -2 टू द पावर 18, उसके बाद प्लस 1/8 a r टू द पावर 19। ये समझ आया क्या स्टेटमेंट है? ये मैं इसको लिख रहा हूं, इसको यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब इससे क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए, इससे मैंने कॉमन लिया 1/8 -2 टू द पावर 18 कॉमन लिया, 1 प्लस -2 बचेगा। ठीक है, अच्छा ये 1/8 को क्या मैं 2 टू द पावर -3 लिख सकता हूं? 2 टू द पावर -3, क्योंकि 8 इज 2 टू द पावर 3, नीचे था ऊपर लेके गया तो -3 हो गया। और ये -2 टू द पावर 18 में अगर ये माइनस हटा सकता हूं क्योंकि पावर 2 18 में वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंड इसका आंसर क्या आएगा? -1। सो ये मैंने -1 का माइनस लिख दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड किया तो 18 - 3 वुड बी 15। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़े फिर? ओके फाइन। बाकी जो 3 क्वेश्चन है जीपी के, सॉरी जीएम के और एएम के, वो ट्राई कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा मुझसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ तुम्हें डाउट था किसी में? हाँ, अरिथमेटिक मीन का जो साइड है उसके बाद वाला जो अर्थमेटिक मीन का ये स्लाइड है। इसका अगला क्वेश्चन, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a and 100। साइड में जो अरिथमेटिक मीन और एनएफ पोजीशन है, हाँ तो 100 माइनस डी कर सकते हैं। तो कैसे किया है मुझे समझ नहीं। ओह अच्छा अच्छा, राइट राइट। क्योंकि हम लोगों के पास में थोड़ा अलग है। या 100 माइनस डी भी एक्चुअली अच्छा ही तरीका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास a और a से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा था। 100 वाज माय लास्ट टर्म, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो a1 है वो यहाँ से a प्लस डी करके आ गया। जो लास्ट वाला a है ना, हम उससे लास्ट टर्म से d माइनस करके भी ला सकते हैं। उल्टा ही हाँ उल्टा ही वैसे भी कर सकते हैं। दैट्स एक्चुअली एन इजियर वे ऑफ डूइंग इट, तुम्हारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। एनी अदर डाउट इन दिस? ओके। कल हमने AMGM खत्म कर लिया था, वेटेड AMGM स्टार्ट करने वाले थे, राइट? देखिए AMGM में किसी को कुछ डाउट है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलास? ठीक है, जब मैं लिखता हूँ AMGM, AM इज ग्रेटर दैन इक्वल टू GM, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अगर दो नंबर है A1 और A2, तो A1 प्लस A2 का जो AM है दैट विल बी ग्रेटर दैन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 A2। ये AMGM है। वेटेड में और AMGM में कुछ डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। उसमें बस एक चीज ये होता है, जो हमारा डेटा सेट होता है ना, ये थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें जैसे A1 A2 अलग अलग नंबर्स है, ठीक है। अगर मान लिया मेरे पास एक नंबर सेट है A और A, 3 बार है, और B 2 बार है, ठीक है। सो इसको मैं इधर कैसे लिखूंगा? A प्लस A प्लस A प्लस B प्लस B डिवाइडेड बाय 5 टर्म्स है, तो 5 हो जाएगा नीचे, ऐसे लिखूंगा ना। अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है इन पांचों टर्म का, तो A प्लस A प्लस A प्लस B डिवाइड बाय 5 होगा। और ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो A क्यूब B स्क्वायर रूट 5 फिफ्थ रूट होगा, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन होगा, और रिलेशन वही रहेगा। सो व्हाट वी डू, इंस्टेड ऑफ एडिंग इट 5 टाइम्स, हम जस्ट फाइंड आउट करते हैं कि A कितनी बार है। 3 बार है तो 3A लिख दिया, B 2 बार है तो 2B लिख दिया, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, फ्रीक्वेंसी का सम 5 लिख दिया। दैट्स इट। यही वेटेड होता है कि डायरेक्टली आपके टर्म्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दो बस। इसी को ही वेटेड मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक में क्या होगा, पावर में चला जाएगा। अर्थमेटिक मीन में कोएफिशिएंट में आ जाता है। बट ये जो टोटल टर्म्स है इसका ध्यान रखिएगा, टोटल टर्म्स वुड बी सम ऑफ दिस कोएफिशिएंट्स। समझ आया लॉजिक? फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर नंबर रिपीट हो रहे, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में A1 जो है वो W1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए W1 A1 लिख दिया। A2 जो है W2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए W2 A2 लिख दिया। नीचे दोनों फ्रीक्वेंसी का एडिशन कर दिया। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे RHS में जो मैंने GM लिखा है, A1 रेज टू द पावर W1 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए, और A2 W2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए। और उसका कौन से नंबर का रूट निकाला, 1 अपॉन W1 प्लस W2। सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। बस उसको फॉर्मूला लिखने का थोड़ा शॉर्ट तरीका। यू डोंट हैव टू राइट सच बिग फॉर्मूला, सीधा फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए सामने। समझ आया सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, एक फंडामेंटल डिफरेंस जो आएगा इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद क्वेश्चन। हमने जब AMGM के क्वेश्चंस किए थे, हमने क्या देखा था कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन हम निकालते थे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे हम, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज करते थे। अब am हमेशा gm के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, राइट, या तो इसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। दैट मींस am जो मिनिमम वैल्यू अटेन कर सकता है वो gm का ही है। gm इज द मिनिमम वैल्यू am कैन अटेन, ठीक है। अब जो वेटेड am और gm के क्वेश्चन है उसमें उल्टा पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया है मतलब आप समझ जाइए वेटेड am gm का क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज अ की डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई am gm और वेटेड am gm, ठीक है। दैट इज, इस चीज को ध्यान पे रखिएगा क्वेश्चन पढ़ के। ये क्वेश्चन दिखा दो आपको मैं, 3 टर्म्स है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव। ये तो सेम है जो हमारे पहले भी कंडीशन था, ए बी सी पॉजिटिव होना चाहिए। देन प्रूव दैट a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 टू द पावर 10 2 टू द पावर 4 7 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अभी तक जो हम कर रहे थे ना उसमें हम मिनिमम निकाल रहे थे। मिनिमम निकालते हुए ये वाला साइन यूज करना बहुत जरूरी था क्योंकि ये मेरा इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा, या बराबर होगा या बड़ा होगा। जब हम यहाँ पे ये उल्टा साइन प्रूव करें, ये वाला प्रूव करें, ये वाला क्या साइन होता है कि जो LHS में टर्म है ना ये मैक्सिमम ये रीच करेगा या तो उससे कम होगा, बिकॉज दिस टर्म इज ग्रेटर, ठीक है। तो LHS का टर्म वो RHS वाला मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, ठीक है। मेरा उल्टा साइन हो गया ना यहाँ पे। सो ये जो LHS का टर्म है मेरा, ये या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो ये वाला जो RHS का टर्म है ये मेरा मैक्स टर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा रिलेशन है, इनइक्वालिटी का जो रिलेशन है, इसमें अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चूज करना होता है तो हम gm निकालते हैं क्योंकि gm इज द मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं ना, gm का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, am। इस चीज का ध्यान रखिए। सेम चीज को मैं उल्टी तरीके से बोल रहा हूं, अभी भी चीज सेम है। am का मिनिमम वैल्यू gm, gm का मैक्सिमम वैल्यू am। आप लॉजिकली मीनिंग समझ रहे हैं क्या? नहीं? अच्छा, am का मिनिमम वैल्यू gm समझ आया ना। अगर मैं gm से इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं कि मेरे पास gm है तो gm का मैक्सिमम वैल्यू m हो सकता है। ये समझ आ गया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं, शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए, ए बी सी 3 टर्म्स का सम 3 गिवन है एंड ए बी सी आर पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ टर्म से हम डील कर रहे हैं। हमें ये पता है कि ए बी सी तो टर्म से हो सकता है, ए 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, बी 2 3 4 कैसे भी हो सकता है। ये हम कैसे जज करते हैं? हम एम जी एम वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। एम जी एम इज ग्रेटर देन जी एम। एम क्या होता है कि a1 a2 a3 का समेशन, ठीक है, और यहाँ पे a1 a2 a3 का प्रोडक्ट, ठीक है। अभी देखिए, जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ये अगर सेम नंबर है, मान लीजिए a1 a1 a2 नहीं a है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जा रहा है, समझ आ रहा है। और अगर मान लीजिए तीनों a है तो a क्यूब हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब a 3 बार आ रहा है तो वो क्यूब फॉर्म ले रहे हैं, और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि a स्क्वायर फॉर्म में है। सो a मतलब 2 बार आया है, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी पावर में। b 3 बार आया है, c 2 बार आया है। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि कौन से टर्म कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली a ही 3 बार आया है, क्योंकि इनका जो समेशन है ना वो a b c इक्वल टू 3 गिवन है, और हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट a ही 3 बार आया है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसका जो फंडा होता है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा सॉल्व करते हुए। एक्चुअली इसमें a कितनी बार आता है, ये जो समेशन है ना, हमें इसको सेटिस्फाई करते रहने चाहिए। अगर मैंने a 3 बार ले लिया और b मान लीजिए नहीं, a 2 बार ले लिया, b 3 बार ले लिया और c 2 बार ले लिया, तो इस समेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमें इस समेशन को सेटिस्फाई करवाना है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इनका जो फ्रीक्वेंसी है, a 3 बार आ गया, मुझे समझ आ गया, 2 बार आ गया, लेकिन इसको मैं ऐसे लिखूंगा। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि a/2 2 बार आ रहा है,
क्यों? सो दैट मेरा टोटल ये ए बने। 2 इंटू ए बाई 2 क्या बन जाएगा? ए। और मुझे यहां पे ए ही चाहिए, ठीक है। मुझे पता है बी 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा थ्राइस ऑफ बी बाय 3। अगेन वाई? सो दैट यहां पे बी ही बने, ठीक है। और मुझे ये पता है कि सी 2 बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ सी बाई 2 लिखूंगा। क्यों? सो दैट यहां पे सी ही बने। सो जब मैं इन तीनों का सम लिखूंगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 3। क्यों? क्योंकि गिवन है 3। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से रखिए कि हमें इससे तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, लेकिन कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो नहीं पता चलता, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा ए का कोई नंबर है, लेकिन एग्जैक्ट ए नहीं होगा, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन कि यहाँ पे एबीसी का कंडीशन क्या गिवन है, इस पे डिपेंड करेगा। एबीसी का कंडीशन अगर ए प्लस बी प्लस सी 3 गिवन है, तो ये क्योंकि ए की फ्रीक्वेंसी 2 थी एज पर दिस इक्वेशन, तो ए बाई 2 करना पड़ेगा एंड 2 साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो इक्वल टू 3 है ना, इससे ये पता चलता है कि मुझे इससे लिखना है। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके इन सम को मैंने डिवाइड किया उस नंबर से, ठीक है। यहां तक ना अभी क्वेश्चन का प्रिपरेशन ही चल रहा है, अभी तक सोल्यूशन हमने स्टार्ट नहीं किया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। एम क्या होगा? इन मेरे पास ये 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है। अभी एम होगा मेरा a बाई 2 प्लस b बाई 3, नहीं वेटेड है, ट्वाइस a बाई 2 थ्राइस b बाई 3 ट्वाइस c बाई 2। जितनी नंबर बार उनकी फ्रीक्वेंसी उतना रिपीट हो रहा है ना, हम वेटेड निकाल रहे हैं। समझ आ रहे? फ्रीक्वेंसी वेटेड है। a बाई 2 2 बार है, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस लिखा है। b बाई 3 3 बार है, इसलिए 3 लिखना पड़ेगा। अगर आप सेग्रीगेट करके लिखें तो b बाई 3 प्लस b बाई 3 प्लस b बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए सीधा ऐसे लिख दिया, ठीक है। और इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? टोटल फ्रीक्वेंसी देखिए, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 2 बार है, तो 3 5 7, टोटल 7 टर्म्स है, ठीक है। ये मेरा एम हो गया। दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। जीएम क्या होगा मेरा? इसी टर्म को रेज टू द पावर करके a बाई 2 2 बार आया है, तो a बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। b बाई 3 3 बार आया है, तो b बाई 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर c बाई 2 2 बार आया है, c बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं gm लिख रहा हूं, मतलब मुझे इसका रूट भी करना पड़ेगा, लेकिन रूट का पावर क्या होगा? रूट का पावर होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 7 थे, तो यहाँ पे 7th पावर आ जाएगा रूट का। Is it making sense till now? At least is making sense or not? कैसे करना है वो बाद में आप कंसोलिडेट करके समझ आ जाए, लेकिन these are again important questions, ठीक है। अभी देखिए, इसको मैं अगर सॉल्व करूं, इसका सम मेरे पास कितना गिवन है? 3 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। a प्लस बी प्लस सी इज गिवन है 3, तो ये 3 बाई 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट 7th पावर पे, तो मैं रेज टू द पावर 7 कर दूं RHS LHS में, तो वो रूट हट जाएगा वहां से, क्योंकि मैंने इस साइड रेज टू द पावर 7 कर दिया, ठीक है। सो दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर मैं कर रहा हूं a स्क्वायर, नीचे कर रहा हूं 2 स्क्वायर इंटू b क्यूब, नीचे कर रहा हूं 3 क्यूब इंटू c स्क्वायर, नीचे कर रहा हूं 2 स्क्वायर। इसको बस मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को यहां पे ले आता हूं, a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला साइन भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको LHS में ले लिया, उसको RHS में ले लिया, ठीक है। और ये जो इसके डिनोमिनेटर में है, इनको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा? 3 टू द पावर 7 अपॉन 7 टू द पावर 7 इंटू, ये सब न्यूमरेटर में चला जा रहा है, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो रहा है 3 टू द पावर 10 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 7 होगा ये 3, ठीक है। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, यही प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज तो ये है कि अगर मैक्सिमम पूछा गया क्वेश्चन में, तो वो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। वेटेड एवरेज में हमें फ्रीक्वेंसी कहां से पता लगेगा?
ये जो मल्टीप्लीकेशन है उसके पावर से, ये स्टैंडर्ड तरीका है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, उसके पावर से पता लगेगा। फ्रीक्वेंसी अगर पता लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो नंबर पे पावर है वही नंबर का वही नंबर हमें रिपीट करना है, वो नंबर को हमें जितना फ्रीक्वेंसी है ना उसे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि आपका जो कंडीशन होगा मोस्टली ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बी को b/3 करना है, सी को c/2 करना है। ठीक है, ये थोड़ा चेंजेस है। उसके बाद AMGM का फॉर्मूला लगा दीजिए जो स्टैंडर्ड, उसका आपका आंसर आ जाएगा। इसको करने का एक शॉर्टकट भी है, वो भी बता दो, बट वो शॉर्टकट समझने के लिए ये वाला प्रोसेस समझना पड़ेगा पहले। ये वाला प्रोसेस समझ आया एटलीस्ट, हो सकता है आपको मैं क्वेश्चन को आप कर ना पाओ क्योंकि आपको प्रोसीजर अभी भी याद नहीं हो। प्रोसीजर याद हो जाएगा प्रैक्टिस से, लेकिन इसका शॉर्टकट बता दो। ठीक है, इसका शॉर्टकट ऐसा है कि देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जब हमें मैक्स वैल्यू इसका a² b³ c² का मैक्स वैल्यू अटेन करना, मैक्स वैल्यू क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है इससे बड़ा या इससे छोटा या इसके बराबर होगा, गिवन है लेस देन इक्वल टू, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। यानी ये जो LHS है इसका मैक्स वैल्यू अटेन करना है मुझे। ठीक है, मैक्स वैल्यू अटेन करने के लिए फिर रिमेंबर हमने पढ़ा था कि GM का मैक्स वैल्यू AM के बराबर होता है। तो GM का अगर मुझे मैक्स निकालना है तो वो AM के ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, एंड डू यू रिमेंबर AM GM बराबर कब होते हैं? जब सारे टर्म्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, सो इसमें सारे टर्म्स इक्वल करने पड़ेंगे टू गेट द मैक्स वैल्यू ऑफ GM। GM के मैक्स वैल्यू के लिए हमें सारे टर्म्स इक्वल करने पड़ेंगे। टर्म्स मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ यहाँ पे, ये देखिए a/2 b/3 c/2। ठीक है, सो अगर ये वाले टर्म a/2 इज इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? मैक्स वैल्यू अटेन कर लेगा GM। ठीक है, ये तीनों टर्म्स अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट मींस GM मेरा मैक्स वैल्यू अटेन कर लेगा और AM मेरा मिन वैल्यू भी अटेन कर लेगा साथ में, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मिन वैल्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब ये कंडीशन है, आपको इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके ये तीन नंबर्स रेशियो में है तो न्यूमरेटर का एडिशन और डिनोमिनेटर का एडिशन भी उसी रेशियो में ही रहता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऐसे होती है कि अगर ये तीनों अगर रेशियो में है तो इनका जो समेशन होगा ना, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 2, ये भी सेम ही रेशियो में होगा। ठीक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान रखिए, ये बहुत आसान कर देता है क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर ऐसा है a प्लस b प्लस c कितना गिवन है मुझे? 3 गिवन है। डिवाइडेड बाय ये 5, ये 7 हो गया। a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/2। ठीक है, अब क्या मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं? a की वैल्यू क्या निकलेगी? 6/7, ये ऊपर लेके गया, राइट। b की वैल्यू क्या निकलेगी? 9/7। c की वैल्यू निकलेगी 6/7 अगेन। ठीक है, देखिए ये स्टेप ना, इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, मैंने बस ये वाला पार्ट वहां से उठाया, बाकी सब मैं यहां तक कर रहा हूं। ABC की वैल्यू निकल गई, मुझे निकालना था a² b³ c² का मैक्सिमम वैल्यू, और ये सारे मैक्सिमम वैल्यूज ही है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के चक्कर में मैंने इन तीनों को इक्वेट किया था। ठीक है, अब बस मुझे a² की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, 6² इंटू b³ इज 9³ इंटू 6² अगेन। मैंने a, b और c की वैल्यू डाल दी यहां से। ये सॉल्व करेंगे ना, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस में 7⁴ आएगा, ऊपर शायद 3⁻10 आएगा एंड 2⁴ आ जाएगा, हमारा RHS आ जाएगा। ठीक है, तो हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं कि मैक्स वैल्यू इतना ही आएगा। समझ आ रहा है? दिस मच फास्टर स्टेप। मैं सजेस्ट करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन आए, एक बार आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया ना AMGM कैसे यूज करते हैं। वैसे ये भी इतना लंबा नहीं है प्रोसेस, लेकिन ये आप विद इन सेकंड्स कर लेंगे विदाउट इवन राइटिंग एनी फॉर्मूलाज एक्सेट्रा।
ठीक है, ये हम अगले क्वेश्चन से ट्राई करते करने को। पता नहीं कौन से पाप की सजा मिलती है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। लेट ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 11 इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a to the power 5 b cube c squared d is 3750 beta, then the value of what? Value of beta होगा। बीटा का वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है, यहाँ पे बीटा मिसिंग है। वैल्यू ऑफ बीटा, इसमें बीटा निकालने से पहले आपको ये समझना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a to the power 5 b cube c squared d निकालना है। एक बार वो निकल जाएगा तो आप 3750 बीटा से कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट, बीटा निकालना। डिफिकल्ट पार्ट इज कि ये निकालना, ये निकल जाए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। मैक्सिमम वैल्यू निकालते ही क्या करना है हमें? वेटेड एएमजीएम। वेटेड एएमजीएम का शॉर्टकट क्या है? इससे इसके इनके पावर से क्या पता चलेगा? इन टर्म्स का रिपीटेशन, इनका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस समेशन से क्या पता चल रहा है कि ये कंडीशन हमें मेंटेन करना है, ठीक है। सो ए मेरा अगर 5 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसमें जो मेरा ए का जो टर्म्स बनेगा वो क्या बनेगा? ईच सिंगल टर्म a अपॉन 5। यस, 5 इंटू ए बाई 5 नहीं लिख रहा मैं, a अपॉन 5 सीधा वो जो टर्म है वही लिख रहा हूं। 5 इंटू ए बाई 5 लिखेंगे तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एनीमोर, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द टर्म, ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं। और मैक्सिमम जीएम को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है? एम के बराबर, यानी टर्म्स बराबर होने चाहिए तभी वो मैक्स वैल्यू अटेंड करेगा। सो मेरा ए का टर्म बी के टर्म के बराबर होगा। बी मेरा इसके पावर से पता चल रहा है कि 3 बार रिपीट हुआ। अगेन इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूंगा? b बाय 3, ठीक है, ये b बाय 3 के बराबर होगा। समझ आ रहा है? c मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है, कंडीशन मेंटेन करेंगे तो c बाय 2 हो जाएगा, ये वाला टर्म c बाय 2 हो जाएगा। और d एक ही बार है तो d बाय 1 हो जाएगा। ये सारे टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, सो am gm बराबर हो जाएंगे। दैट मींस gm विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वो am के बराबर हो जाएगा और हमें वही चाहिए, ठीक है। क्या लगाएंगे हम? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी। सारे न्यूमरेटर ऐड और सारे डिनोमिनेटर ऐड करके इक्वल कर देंगे। सारे न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐड किया तो क्या बनेगा? 11। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ऊपर 11 लिख सकता हूं, इसमें डाउट है किसी को? नहीं। डिनोमिनेटर ऐड किया तो क्या बनेगा? फिर से 11 बन रहा है, यानी ये तो 1 ही हो गया। अगर ये 1 हो गया तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? 5। b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू 1। हमें किसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है? a टू द पावर 5 b क्यूब c स्क्वायर d। सो a टू द पावर 5 क्या होगा? 5 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू c है मेरा 2 टू द पावर 2 इंटू 1
इज इक्वल टू 3750 बीटा। ये मेरी मैक्स वैल्यू आ गई और मैक्स वैल्यू उन्होंने इस टर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो अभी यहां से बीटा निकाल सकते हैं पक्का? कोई बता सकता है क्या होगा आंसर? क्योंकि 90। इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और उसको काट पीट के देखना 90 आ जाएगा आंसर। समझ आया? सो वेटेड मीन यानी मैक्स का क्वेश्चन आया ना। सो आपको कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया है। कॉन्सेप्ट के बेस पे आप शॉर्टकट लगाइए, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे ना, ये वाला इक्वेशन कीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऐड कीजिए, सीधा आंसर आएगा आपका। इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स दिस क्वेश्चन। गॉट इट? आगे बढ़े? ओके हाँ, अभी तक देखिए हम एम और जीएम का कर रहे थे। एक छोटा सा एग्जांपल हम एचएम के साथ भी देख लेते हैं। देखिए अगर एम ग्रेटर देन जीएम है तो एम ग्रेटर देन एचएम भी होगा, सेम कॉन्सेप्ट, बस एचएम का फॉर्मूला अलग होता है। जीएम का फॉर्मूला अलग था, एचएम का फॉर्मूला अलग होगा, वो ध्यान रखिए। एम जीएम और एचएम में एक और रिलेशनशिप होता है अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा ना एक और रिलेशनशिप होता है, वो होता है ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। जी स्क्वायर क्या है मेरा? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं ना, वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के बराबर हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हो सकता है पेक्यूलियर ऐसा है कि आपको इन दोनों का डेटा पता है, आपको ये निकालना है, निकाल देंगे। इनमें से कोई दो पता है, तीसरा निकाल देंगे, फिर आपको टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली ये आ जाता है आपसे। ठीक है? बट हाँ, इसका की जो चीज है जो हम कभी नहीं भूलेंगे, एम जीएम जब से हमने स्टार्ट किया कि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड है। वैसे नेगेटिव नंबर्स देते नहीं कभी क्वेश्चन में, हमेशा क्वेश्चन पॉजिटिव के लिए ही आता है, बट स्टिल यू शुड कीप इट इन माइंड। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। इफ एम एंड एचएम बिटवीन टू नंबर आर 27 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, फाइंड जीएम। ठीक है, इसी का ही फॉर्मूला ये जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। इसी का ही क्वेश्चन है ये। हमें एम गिवन है 27, एचएम गिवन है 12, तो मुझे जी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 18 आएगा, तो इससे जी की वैल्यू आ जाएगी 18। प्लस माइनस दोनों आता है, पर हम प्लस क्यों लेंगे? क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर से डील कर रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक क्वेश्चन था, एम जीएम और एचएम के रिलेशन थे। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें गिवन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इफ द रेसिप्रोकल, इफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 9। क्वेश्चन फिर से पढ़ दो। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, मिनिमम निकालना है और सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स निकालना है इफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 9। ठीक है, रेसिप्रोकल एक तो मिनिमम वैल्यू मतलब एम जीएम, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल्स का सम है। रेसिप्रोकल्स का सम क्या होता है? तो यहाँ पे एम एचएम हो सकता है, क्योंकि एम एचएम से भी बड़ा है, अगर जीएम से बड़ा है तो एचएम से बड़ा होगा ही, क्योंकि एचएम तो जीएम से भी छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग एम जीएम, आई विल राइट एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम इंस्टेड ऑफ जीएम। ये वाला लॉजिक यूज करना। अभी जो 3 पॉजिटिव नंबर है, क्या मैं उनको एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ? ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा एक्स वाई जेड का? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड का हार्मोनिक मीन क्या होगा? वो होता है देखिए n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस ऐसे करते करते an तक, ये होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप हार्मोनिक मीन के स्लाइड में जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा, मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ, फिर डिलीट वगैरह हो गया फिर गेम हो जाएगा। ठीक है, सो उस हिसाब से n मेरा यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 टर्म्स के साथ मैं डील कर रहा हूँ। 3 अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। इसको भी याद रखना है, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है, ऐसे नहीं कि यूज नहीं करते तो भूले गए फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला है, जस्ट एम का उल्टा है।
ठीक है। अच्छा, मुझे सम्स का रेसिप्रोकल का सम्स कितना गिवन है, मतलब ये वाला वैल्यू मेरा क्या हो गया, इसमें डाउट है किसी को? 9 हो गया। अब देखिए ये 3 में ऊपर लेके गया तो इंटू 3 हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया। सो x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, सॉरी मिनिमम वैल्यू नॉट मैक्सिमम, 1 आ गया AMHM यूज करके। गॉट इट? ओके। Okay, so we are done with arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean and the relations. The topic is over. आपको मैंने क्वेश्चंस दे रखे, उसमें से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई भी पीडीएफ के क्वेश्चन से भी डाउट हो तो डेफिनेटली पूछिएगा। बट मेरी तरफ से मुझे जितना करवाना था मैंने करवा लिया है, बट ऑलवेज ओपन टू डाउट्स या क्वेरीज या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं है तो डेफिनेटली आस्क। अल्टीमेटली आई अज्यूम कि आपको समझ आ गया, ठीक है। अगला टॉपिक है ना, दैट इज कॉल्ड स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज। कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसे होते हैं जो ना एपी फॉलो करता है, ना जीपी फॉलो करता है, ना एचपी, ना एजीपी, कुछ भी नहीं फॉलो करता। उन सीरीज को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीका होता है। उसमें से एक तरीका होता है सिग्मा नोटेशन, समेशन। समेशन आपने पढ़ा है समेशन के बारे में स्टैट्स में कभी? समेशन मतलब क्या होता है, जितने भी टर्म्स है उनको ऐड करके लिखिए, और समेशन उसका शॉर्टकट होता है लिखने का, ठीक है। तो वही यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए समेशन ऑफ ए के इज अ जेनरिक वे ऑफ राइटिंग अ टर्म जहां पे के की वैल्यू 1 से लेके n तक मूव करेगी, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो सबसे पहला टर्म के की जगह मैं 1 डालूंगा, a1 हो जाएगा, फिर 2 डालूंगा, फिर a2 हो जाएगा। समय बीच में क्या आता रहेगा, ऐड आता रहेगा। ये ध्यान दीजिए, समेशन मतलब ऐड होता है। सो बीच में ये ऐड होते रहेंगे, ठीक है। और कहां पे रुकेगा, जहां पे k की वैल्यू n तक पहुंच जाएगी, यानी an पे रुक जाएगा। क्लियर है? ये an पे रुक रहा है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। देखिए यहां पे आप k यूज कीजिए या r यूज कीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इज जस्ट अ नोटेशन जहां पे वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। 1 से लेके 10 भी हो सकता है, 1 से लेके 20 भी हो सकता है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज है उस पर प्लीज ध्यान दीजिए। जब दो जेनरिक टर्म्स का हम समेशन निकाल रहे हैं तो हम इस समेशन को ब्रेक करके इंडिविजुअल टर्म्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। समेशन मतलब ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड है, बीच में अगर माइनस का साइन हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रहेगा। दो जेनरिक टर्म्स का समेशन है, मतलब इंडिविजुअल जेनरिक टर्म के साथ हम समेशन लगा सकते हैं। अगर एक जेनरिक टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, उस कांस्टेंट को बाहर लाएंगे और बाकी जो टर्म्स बचेगा उस पे हम समेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हाँ ये देखिए, ये वाला जो टर्म है ना, ये एक वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे ठीक है मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये समेशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू है। एक कांस्टेंट का अगर मैं समेशन कर रहा हूँ ना, उसका आंसर क्या होता है, n टाइम्स द कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल समेशन ऑफ x k है, k की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, k की पहले वैल्यू 1x ले लेगा, फिर x अगले वैल्यू 2 ले लेगा, फिर अगला 3 ले लेगा। ये समझ आया? k के वैल्यू 1 से लेके 3 तक मूव कर रहा है, इसलिए x में मैंने 1 2 3 लिख दिया। लेकिन अगर मेरा ऐसा है, ये समेशन फ्रॉम k 1 2 3, यहाँ पे x की जगह है 5, अब इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? अब क्या होगा ना, मैं k की वैल्यू 1 लेके पहला टर्म लिखूंगा 5, लेकिन k की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कोई वेरिएबल ही नहीं है। k की वैल्यू 1 कहां डालूं, है ही नहीं तो हम छोड़ देंगे, नहीं डालेंगे कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन अब मैं सेकंड टर्म भी लिखूंगा, सेकंड टर्म फिर से मेरा 5 आ जाएगा, लेकिन k की वैल्यू 2 इंसर्ट करने के लिए कोई वेरिएबल ही नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं है वेरिएबल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर हाँ, या थर्ड टर्म 5 लिख के फिर k की वैल्यू 3 इंसर्ट करने की जगह नहीं है तो छोड़ दूंगा। सो ये देखिए आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स 5, यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू है n टाइम्स ऑफ दिस कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इस लास्ट प्रॉपर्टी में वही लिखा है कि c अगर कांस्टेंट है उसका हम समेशन निकाल रहे हैं, समेशन n तक जा रहा है, सो n टाइम्स c हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 है सो और k की वैल्यू 1 से n तक जा रहा है तो आंसर होगा 1 इंटू n यानी n, ठीक है। ओके अगला कि सिग्मा की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, ये भी ध्यान दीजिए। अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड है,
जो जेनरिक टर्म्स मल्टीप्लाइड है उसके बाहर सिग्मा लगा है, तो आप मल्टीप्लीकेशन के अक्रॉस सिग्मा ब्रेक नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान दीजिए, नॉट इक्वल टू है ये, ठीक है, नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल। सेम इज ट्रू फॉर डिवीजन। डिवीजन में है अगर दोनों जेनरिक टर्म, आप अलग अलग करके ऐसे नहीं कर सकते। अगर इस टाइप में है कोई क्वेश्चन तो उसका करने का तरीका अलग होता है। समेशन कांट हेल्प, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, समेशन के फॉर्मूलाज। अगर मेरे पास टर्म्स गिवन है, समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n ऑफ अ k वेरिएबल 1 2 3 n तक वैल्यू ले रहा है, इसका आंसर होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत फ्रिक्वेंटली ये फॉर्मूला शायद हमने पहले यूज किया हुआ है, राइट। तो इसको याद रखिए, बाइनोमियल थ्योरम से, एक्चुअली एपी से भी आ जाता है फॉर्मूला, बाइनोमियल थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर k स्क्वायर है, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 टिल n स्क्वायर का मेरे पास समेशन है, उसका आंसर होगा समेशन हटाने के लिए ये n इंटू n प्लस 1, तो सेम है यहाँ तक, एक 2n प्लस 1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 की जगह डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है। ये k स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। और k क्यूब का फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला का होल स्क्वायर, k के फॉर्मूला का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, दैट इज k क्यूब फॉर्मूला। याद रहेगा ये फॉर्मूला समेशंस के, पक्का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमें Sn निकालना है, इवैल्यूएट करना है ऑफ 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 टिल n टर्म्स, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, जब आपको तो ये बोल के नहीं आएगा ना ये समेशन का क्वेश्चन है या फिर एपी का क्वेश्चन है, जीपी का क्वेश्चन है, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा। सो पहले जब आप टर्म्स देखेंगे ना, आप पहले ट्राई करेंगे कि ये किसी पैटर्न में फॉल करता है कि नहीं, एपी जीपी एचपी कैसा भी दिखता है कि नहीं। इसमें आप एक ये सकते कि एजीपी की तरह दिख रहा है, बट इसमें कोई कॉमन रेशियो नहीं आ रहा, ठीक है। ऑल्दो 1 3 5 ऐसे बढ़ता है एपी की तरह, लेकिन ये 3 5 7 भी एपी की तरह ही बढ़ता जा रहा है, कोई जीपी की तरह बढ़ नहीं रहा, तो एजीपी जैसा भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसे केस में आपको जज करना है कि हाँ इसमें मुझे स्पेशल सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई पार्ट है, या तो समेशन यूज होगा या उसके अलावा जो हम पढ़ने वाले वो यूज होगा, ठीक है। इस पर हम समेशन यूज करेंगे। समेशन यूज करने का जो पहला स्टेप होता है कि हम उसका nth टर्म लिखते हैं, यानी जेनरिक टर्म लिखते हैं, जो nth टर्म होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे इसका nth टर्म लिखना हो तो उसको मैं, देखिए an gn और hn ये सब हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसके केस में हम tn यूज करेंगे, ठीक है। tn मतलब इसका nth टर्म। nth टर्म क्या होगा, देखिए nth टर्म निकालना ही इन क्वेश्चंस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। nth टर्म ऐसा होता है कि ये सब टर्म को रिप्रेजेंट करे, हम बस n की वैल्यू 1 2 3 4 रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो पहला टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। पहला टर्म 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। सो बेसिकली ये सारी ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, अच्छा मैं यहाँ पे ना k लिखता हूँ, n नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें nth तक तो समेशन निकालना है, तो वो एक अलग वेरिएबल होने वाला है। मैं k लिख रहा हूँ, kth टर्म होगा 2k - 1। ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है। और k की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 डालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, और आगे आता रहेगा जो भी है, ठीक है। और ये जो 3 है ना, ये फर्स्ट वैल्यू से 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, ठीक है। तो इसी के बेस पे मैं क्या इसको 2k - 1 + 2 लिख सकता हूँ। अगर मेरा फर्स्ट वन वाला नंबर का जेनरिक लिख दिया तो अगला उसका +2 होगा बस, ठीक है। सो व्हाट डज t of k becomes 2k - 1 2k + 1। kth टर्म आ गया मेरा। सर वो 2k - 1 + 2। अच्छा +2 कैसे आया, मैंने इसका जेनरिक टर्म लिख दिया। अब मैंने ऑब्जर्व किया इस पैटर्न में जो सेकंड नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो फर्स्ट नंबर से 2 ज्यादा है। इसमें भी 5 है तो 3 से 2 ज्यादा है, 7 है तो 5 से 2 ज्यादा है। दैट मीन्स मेरे फर्स्ट टर्म से 2 ज्यादा होगा। That's how +2 आया। Got it everyone? अब मेरा kth टर्म आ गया। अब अगर समेशन निकालना है, मतलब पूरे सीरीज का सम निकालना है, तो इसका हम kth टर्म का समेशन निकाल देंगे फ्रॉम k 1 से लेके n तक। समझ आया?
क्योंकि ये 1 से लेके n तक सारे नंबर कवर कर लेंगे, तो ये समेशन हो जाएगा k 1 से लेके n तक, क्योंकि n टर्म्स निकालना है। बाय द वे, एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, जब भी आप ये जेनरिक टर्म निकाल लेते हैं ना, kth टर्म, उसके ऊपर वेरीफाई कीजिए इसमें नंबर्स डाल के कि वापस मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर k1 डाला तो ये 2 - 1 1 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, सो 1/3 मैच कर रहा है। k2 डाला तो 4 - 1 3 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, मैच कर रहे हैं। k3 डाला तो 6 - 1 5 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, मैच कर रहा है, मतलब मेरा जेनरिक टर्म ठीक है। ये वेरिफिकेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जल्दबाजी में मिस्टेक होता है ना, वेरिफिकेशन में पकड़ा जाता है। वो दोनों साइड का समेशन किया, समेशन करने के बाद ये तो मुझे SN दे देगा, सम टिल nth टर्म तक का सम। RHS में क्या होगा, RHS में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k मेरा 1 से n तक है, इस ब्रैकेट को खोलने की जरूरत नहीं, तो a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ही है, फॉर्म में है। ठीक है, समझ आया सबको। इसके बाद समेशन, यहां पे समेशन का फॉर्मूला लगा के सेग्रीगेट कर रहा हूं। ये सेग्रीगेशन समझ आया सबको, माइनस के अबाउट 2 अलग अलग समेशन कर दिए। ठीक है, सो कांस्टेंट बाहर ले आया, 4 टाइम्स k² का फॉर्मूला याद है, हमने पढ़ा था अभी, समेशन ऑफ k। समेशन ऑफ k होता है अपॉन, ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके n तक जाएगा, सॉरी। ठीक है, n तक ही जा रहा है तो यही फॉर्मूला बैठेगा और मुझे अलग लगाने की जरूरत नहीं। अगर ये 6 तक जाता तो n की वैल्यू मुझे 6 डालनी पड़ती, 7 तक जाता तो 7 डालनी पड़ती। ठीक है, माइनस सिग्मा ऑफ 1 टिल n, अभी हमने पढ़ा सिग्मा ऑफ अ कांस्टेंट टिल अ नंबर, तो क्या होगा ये 1 × n। समझ आ गया, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। n कॉमन ले लिया, ये 2/3 हो गया, 2 टाइम्स n + 1 2n + 1 अपॉन 3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा आंसर आएगा। समझा, कोई डाउट है स्टेप्स में, प्रोसेस में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, SN निकालना है अप टू 10 टर्म्स, और यहाँ पे 1 3 5 इस तरह से दिया हुआ, तो 1 2 3 5 स्क्वायर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ना ही AP है, ना ही GP है, ना ही AGP है, तो ऐसे केस में आपको समेशन ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज आपको बता देता हूँ बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, कि जब भी आपको कहीं पे ना k मतलब सिंगल पावर का समेशन या 2 पावर का समेशन या 3 पावर का समेशन दिखेगा ना न्यूमरेटर में, मतलब इस टाइप के टर्म्स या इस टाइप के टर्म्स या सिर्फ ये, वहां पे ना समेशन मैनेज कर लेगा, समेशन में यूज करके आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कि जब डिवाइड होता है तो हम समेशन सेग्रीगेट नहीं कर सकते। न्यूमरेटर में जब तक इस टाइप का पावर्स रहेगा मैनेज कर लेंगे, इससे बड़ा जाएगा तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जब तक इस टाइप के पावर मिल रहे हैं आपको न्यूमरेटर में, आप समेशन यूज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर B कीजिए। तुम्हारी वजह से आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू है, यहाँ पे करने से ही बंद हो रहा है बार बार।
आ रहा है आंसर? हुआ कुछ? प्रोग्रेस कर पा रहे हो या एकदम ही फंस गए हो? कुछ भी नहीं हो रहा? नहीं नहीं हो रहा? 1330। आंसर आया किसी का? कुछ भी? 1330। ठीक है, करके देखिए क्वेश्चन। हमें पता है कि 10th टर्म तक आंसर निकालना है, समेशन निकालना है। और एसएन हमने रियलाइज किया ये जो सीरीज है किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो हम इसका जेनरिक टर्म निकालेंगे। ठीक है, यानी nth टर्म आइडियली कहते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि n वेरिएबल ऑलरेडी किसी और चीज के लिए यूज हो रहा है तो हम n वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, हम t के वेरिएबल यूज करेंगे, kth टर्म निकालेंगे। इसका kth टर्म कैसे निकालेंगे? पहले तो हम ये जो बेस नंबर है 135 इसका जेनरिक टर्म लिखेंगे। ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है? 2k - 1, ऑड नंबर का जेनरिक टर्म है। और सब में जो पावर है वो 2 है, यानी इसके ऊपर हम स्क्वायर डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर सब जगह है तो उसका तो कोई जेनरिक है नहीं, तो स्क्वायर करना बस, इसका समेशन कर देना है फिर k 1 से लेके 10 तक। ठीक है, k 1 से लेके 10 अगर करेंगे, इसको एक्सपैंड करूंगा 4k² + 1 - 4k। ये एक्सपेंशन करेक्ट है? ठीक है, अभी 4 टाइम्स समेशन ऑफ k² प्लस समेशन ऑफ 1 - 4 टाइम्स समेशन ऑफ k। प्लस के और माइनस के अक्रॉस मैंने समेशन सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? 4 × k² का फॉर्मूला डालेंगे। क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 है, 10 टर्म्स करेंगे। सो क्या होगा? 10 × 10 + 1 इज 11 × 2n + 1 यानी 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये कहां से आया? सबको समझ आया? k² का फॉर्मूला लगा के। वो फॉर्मूला सबको याद करना ही है, वो आगे चैप्टर्स में भी काम आने वाला है। ठीक है, प्लस सिग्मा ऑफ 1 कितना होगा? 1 से लेके 10 तक 1 × 10 यानी 10 होगा। ठीक है, फिर -4 टाइम्स सिग्मा k क्या होता है? n × n + 1 अपॉन 2। n क्या है यहाँ पे? 10 × 10 + 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला से आया फिर से। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 3 3 7 यहाँ पे 2, सो दिस विल बी 77 77 2 कितना होता है? 14 154 है? हाँ 154 और ये 0 प्लस 10 माइनस 11220। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप 1330। ये आसान वाला क्वेश्चन था। गॉट इट? ओके,
देखिए ये एक और क्वेश्चन है, द सम दिस इज अप टू 10th टर्म इज, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगेन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली कि ना ये एपी है, ना जीपी, ना एजीपी, ना एचपी, कुछ भी नहीं। तो हमें समेशन यूज करना पड़ेगा। समेशन हमारा फर्स्ट गो होता है, उसके अगर समेशन यूज नहीं हो पाता तो और भी तरीके आते हैं जो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। समेशन हम ट्राई करेंगे कैसे, nth टर्म क्रिएट करके, यानी kth टर्म, जेनरिक टर्म क्रिएट करके। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, जेनरिक टर्म क्रिएट कर दूंगा, उसके आगे का सोल्यूशन आपको करना है अभी, ठीक है। सो अगेन जेनरिक टर्म क्रिएट करने के टाइम, यानी kth टर्म क्रिएट करने के टाइम हम फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं, सबसे सिंपल टर्म है 357। 357 क्या है, ऑड नंबर्स, लेकिन 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 के -1 की जगह 2 के +1 करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे t के अगर मैं लिखूं, सो अगर मैं 2 के +1 करता हूं और k की वैल्यू 1 डालता हूं तो 3 हो जा रहा है, k की वैल्यू 2 डालता हूं तो 5 हो जा रहा है, फिर 7 हो जा रहा है। मतलब देखिए फर्स्ट टर्म के लिए 3 है, सेकंड टर्म के लिए 5 है, फिर 7 है, kth टर्म के लिए 2 के +1 हो गया। ये समझ आया? ये सब चीजें ना रट लीजिए आप। 357 दिखेगा तो 2 के +1 ही होगा, 135 दिखेगा तो 2 के -1 ही होगा, इवन नंबर्स दिखेंगे 2 के होगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए, फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब है, सेकेंड टर्म में 1 क्यूब + 2 क्यूब है, थर्ड टर्म पे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब है, फोर्थ टर्म पे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, kth टर्म पे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब टिल k क्यूब, ठीक है। सो kth टर्म पे वैसा होगा, दैट मींस इनटू 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + k क्यूब तक। ये समझ आया कैसे मैंने ये जेनरिक टर्म लिखा? किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि ये अलग टाइप का जेनरिक टर्म लिखा हमने, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म पे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर है, kth टर्म पे क्या होगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस टिल k स्क्वायर, ठीक है। k का वैल्यू 10 है, जस्ट गॉट इट। समेशन लगाए, समेशन अगर हम लगाएंगे सो नहीं, समेशन लगाने से पहले हमें ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी समेशन लिखा, देखो समेशन क्या हम ऊपर ऐसे डिवीजन में सेग्रीगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में समेशन सेग्रीगेट नहीं होता। क्या दो प्रॉपर्टीज नहीं लगानी, अलग से पढ़ा था ना हमने। तो अगर मैंने अभी समेशन लगा दिया तो एक समेशन ऊपर ले जाऊंगा, एक नीचे ले जाऊंगा, ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो अभी समेशन नहीं लगाना, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो टी के मेरा होगा ऊपर का 2 के +1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है। हमने अभी पढ़ा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब टिल k क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा हमने। या ये होता है k इंटू k + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अभी समेशन ऑफ क्या k क्यूब पढ़ा था ना हमने 3 स्लाइड पहले। अभी तक मैंने समेशन लगाया नहीं है बाय द वे, अभी बस मैंने इसके समेशन का फॉर्मूला लगाया। अभी भी मेरा जेनरिक टर्म निकाल रहे अभी हम। ये स्टेप समझ आया सबको? इसका मैंने बस समेशन लिखा है यहाँ पे, यानी जो अपने वैल्यूज, जो फॉर्मूला के थ्रू वैल्यूज है वो, ठीक है। सिमिलरली 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर टिल k स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है बताओ? स्क्वायर ऑफ टर्म्स का समेशन n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, k इंटू k + 1 इंटू 2k + 1 अपॉन 6। ये स्टेप समझ आया सबको? क्या अब इसमें कुछ कैंसिलेशन हो सकते हैं? देखिए हाँ, 2k + 1 2k + 1 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ बोलिए, 2k + 1 k इंटू k + 1, ये भी कर सकते हैं। कहाँ पे क्या, वो बाद में, हाँ, बट 2k + 1 2k + 1 ये कटेगा, इसमें k इंटू k + 1 है, इसमें k इंटू k + 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, यानी 2 बार होगा। तो ये अगर मैं काटूंगा तो इसका स्क्वायर कटेगा, अभी भी एक टर्म रहेगा, ठीक है। और नीचे देखिए 2 स्क्वायर है, तो इसको मैं 2/2 लिख लेता हूँ 2 स्क्वायर को, और इस 6 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये 3 हो जाएगा। तो मेरा t के बचा क्या,
3/2 टाइम्स ऑफ k इंटू के प्लस 1। ये समझ आया सबको? किसी को डाउट? ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये के हो जाएगा, फिर हम समेशन लगाएंगे। समेशन में 3/2 बाहर हो जाएगा, के स्क्वायर का अलग समेशन, के का अलग समेशन। आंसर? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? परसों सुबह। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैं और होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, स्लाइड था 147 और 150। अगला जो क्वेश्चन है ये भी होमवर्क में करना है। 147, 150 ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करने, इसके सोल्यूशन बिना देखे इन्हें सोल्यूशन देखो तुम्हें समझ आएगा भी। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखता हूं, पेज 289 खोलिए प्लीज। पेज 289 क्वेश्चन 50। ठीक है, 50th क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 61, 63, 64। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में कीजिए प्लीज, परसों मिलने से पहले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना, अभी जो हमारी स्लाइड हम 150 में आ गए और 185 तक स्लाइड्स है, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा ये स्लाइड। हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड विद योर क्वेरीज। ठीक है, इसके अलावा मैं 3 क्वेश्चन और देता हूं, अगर हो सके, अगर आपकी श्रद्धा है तो इनको अटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज। 53 ये 3 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इन द सेंस कि हमने जो अभी तक किया है ये स्टैंडर्ड उस रूट से नहीं जाएगा, थोड़ा सा यहाँ वहां करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो कितने क्वेश्चन दिए, ये 5 है, ये 2, 7 क्वेश्चन, ये डेफिनेटली कीजिए। और ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। इसमें भी डाउट होगा तो हम सॉल्व करेंगे क्लास में। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज वुड बी ओवर। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, इसलिए जो भी डाउट्स क्वेरीज रहेंगे प्लीज पूछिएगा। इसमें ज्यादा बचा नहीं है, स्पेशल सीरीज के 2 टाइप्स बचे बस। ठीक है, ओके, बाय बाय।